Hello everyone, welcome to the City Group of College Lucknow. My name is अलौकिक दीक्षित. आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकेंड, जिस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉस्ट शीट को ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कॉस्ट शीट में कि बेसिकली कॉस्ट शीट होती क्या है और कॉस्ट शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है. क्योंकि इस कॉस्ट शीट को अगर हम देखें कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से तो ये हमारी कॉस्ट शीट में, टेंडर में, रिकंसिलिएशन में बहुत हेल्पफुल होती है. इसलिए चैप्टर कॉस्ट शीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए. सो आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट पे कि व्हाट इज कॉस्ट शीट. बेसिकली अगर कॉस्ट शीट की बात करें तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर आर बेसिकली 3 एलिमेंट्स. जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मटेरियल, लेबर, थर्ड ओवरहेड, जिसको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं. ये 3 बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें हम लोग 3 एलिमेंट्स के बेसिस पे ही कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं. सर ये एलिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ये एलिमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में प्रोडक्शन होता है. क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन होता है. और इस प्रोडक्शन से ही जो भी कॉस्ट मेरी लगती है, जो भी मेरा एक्सपेंसेस लगते हैं, वो बेसिकली 2 तरीके के लगते हैं. एक लगता है फिक्स्ड नेचर का और एक लगता है मेरा वेरिएबल नेचर का. तो जो कॉस्ट शीट के अंतर्गत जो भी मेरे एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, उन एक्सपेंस का टोटल निकालना ही हमारा कॉस्ट शीट में आता है. बेसिकली कॉस्ट शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें हम टोटल कॉस्ट के साथ साथ क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट के साथ साथ उस कॉस्ट की पर यूनिट को आइडेंटिफाइड करते हैं. ये बेसिकली इसका मतलब होता है कॉस्ट शीट का. कॉस्ट शीट कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है एट द एंड में ही बनाएं. आप इसको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी बना सकते हैं. मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं और ईयरली बना सकते हैं. ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो टोटल कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाइड करता है. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं? बात आती है स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं. मैं इसको रब कर देता हूं. व्हाई कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड. कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है? व्हाई कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड. कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है? तो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सको. यू मस्ट कंट्रोल द कॉस्ट. दूसरा, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में हेल्पफुल होती है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो होती है वो मैनेजरियल डिसीजंस के लिए होती है. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू टेक अ मैनेजरियल डिसीजन. तो हमें एक एस्टिमेट मालूम हो जाता है, तो वो एस्टिमेट को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से के थ्रू, तो उस अप्रोच से ही हम कॉस्ट शीट को बनाते हैं. कॉस्ट शीट बनाने का अपना एक पैटर्न होता है स्टूडेंट्स कि कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाई जाती है. इससे हम लोगों के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं जो आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जाएंगे. तो हम लोग पहले उस कॉस्ट शीट का एक प्रोफार्मा देख लेते हैं और उस प्रोफार्मे के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को जज कर लेते हैं. कैसा प्रोफार्मा होता है कॉस्ट शीट का? ये कुछ प्रोफार्मा है कॉस्ट शीट का. एक साइड लिखते हैं कॉस्ट, एक साइड लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट. ये कॉलम आपका हो जाता है पर्टिकुलर्स का. अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल के हेड में हम वो सारे के सारे खर्चे लिखते हैं जो मेरे डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं. कौन से होते हैं स्टूडेंट्स?
डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे रॉ मटेरियल में मेरे चले जाते हैं। जैसे आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस कैरेज। इस तरीके के खर्चे को हम लोग रॉ मटेरियल के हेड में लिखते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाइड करते हैं प्राइम कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हमारा जो अगला हेड बनता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से खर्चे जाते हैं? ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे मेरे फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, हॉलेज, जैसे कि आपने यहां पर डायरेक्ट वेजेस को लिया था, यहां पर जाता है इनडायरेक्ट वेजेस, आप इसको इनडायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित होते हैं वो फैक्ट्री में जाते हैं, वो आप नोट कर देते हो और उसकी टोटल को बोलते हो आप वर्क कॉस्ट, या फिर इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये होता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसको मैं रब कर देता हूं फैक्ट्री कॉस्ट। इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी क्या होता है फैक्ट्री में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाता है। किस चीज का? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। सर ये WIP क्या होता है? WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मींस कि आपका जो गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो फैक्ट्री में बन रही है, तो उसका जो स्टॉक होता है उसको लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपका यहाँ पे आता है, जिससे आपको क्या मिल जाती है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने ऊपर क्या लिखा दोस्तों? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब नॉर्मली एक्सपेंसेस जो ट्रीट होते हैं फैक्ट्री में, जैसे डेप्रिसिएशन है, हॉलेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो खर्चे फैक्ट्री से संबंधित होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक को जोड़ा और घटाया, उससे क्या मुझे निकली? नेट फैक्ट्री कॉस्ट मेरी जनरेट हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग मेरी क्या पड़ती है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में वो खर्चे जाते हैं जो ऑफिस से संबंधित खर्चे होते हैं, जैसे आपकी स्टेशनरी, कोई पेपर वर्क, कोई स्टेशनरी, पेपर वर्क, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। इस तरीके के सारे खर्चे आपके ऑफिस ओवरहेड्स में जाते हैं। इसके टोटल से हम लोग जो बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं COP। COP का सर मतलब क्या होता है? COP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मेरे प्रोडक्शन करने में जो कुल लागत लगी है, वो लागत मेरी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हम जब तक गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तब तक हम गुड्स को सोल्ड नहीं कर सकते। तो ऑफिस के बाद ही जो मेरी लास्ट हेड पड़ती है, वो सेलिंग का पार्ट होता है। उससे पहले जैसे कि सर आपने देखा, मैंने जब रॉ मटेरियल बनाया तो उसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिया। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड बनाया, उसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग लिया। किस चीज का? वर्क इन प्रोग्रेस का। ऐसे ही आपका इसमें भी होता है। क्या होता है इसमें? इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फिनिश्ड गुड्स। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप प्लस फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है, किस चीज का? फिनिश्ड गुड्स का, वो आप लिखते हो। तो जो इससे आपको मिलती है उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इतना जो है आपका गुड्स सोल्ड हुआ है। कितना क्लोजिंग नहीं हुआ सोल्ड? क्लोजिंग को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है और ओपनिंग स्टॉक को मैंने प्लस कर दिया। जितने भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं वो सब प्लस होते हैं और जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो सब माइनस होते हैं। तो बेसिकली हम लोग कॉस्ट शीट में तीन तरीके के स्टॉक्स को जज करते हैं। जैसे एक रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग, वो रॉ मटेरियल के हेड में चला गया। एक वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया। एक आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आपका
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला गया। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लेते हैं लास्ट हेडिंग, जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब मेरा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होकर के बन गया है, क्योंकि हर अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमको प्रॉफिट के साथ साथ उसकी पर यूनिट को भी आइडेंटिफाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वो चीजें लेते हैं जो मेरी चीजें बिक चुकी होती हैं, बिकने वाली होती हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो बिक्री के समय होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। आप कभी गुड्स को बेचोगे तो आप डिलीवरी भी करा सकते हो, उसको डिलीवरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है। आप गुड्स को बेचते हो, कई बार पैसे मिलने में देरी हो जाती है या नहीं मिलते हैं, तो ऐसे खर्चे को बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके के खर्चे जो हैं आपके यहाँ पर आ जाते हैं, और जो खर्चे आपके लिखने के बाद जो टोटल आता है दैट इज कॉल्ड बाय टोटल कॉस्ट। क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड बाय टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए ही हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं उसकी पर यूनिट के साथ। सर ये कॉस्ट पर यूनिट में तो आपने कोई भी चीज नहीं लिखी, बिल्कुल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर जितने भी यूनिट्स या जितने भी टन्स मैन्युफैक्चर्ड हुए होंगे उनको हम उस अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें उसकी कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाइड हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल मेरा 10,000 रुपए का है और मेरा यूनिट जो है वो 1,000 रुपए की है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 रुपए पर यूनिट जो आएगी ये मेरी कॉस्ट पर यूनिट होगी। तो हम टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। क्या सर हमारे टोटल कॉस्ट को निकालना ही कॉस्ट शीट का मेन मोटो होता है? जी नहीं, कॉस्ट शीट का मेन मोटो कॉस्ट शीट के साथ साथ टोटल कॉस्ट के साथ साथ उसकी पर यूनिट तो निकालना है, साथ में प्रॉफिट को भी अटेन करना होता है। टोटल कॉस्ट के बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट और फिर लिखते हैं सर सेल। मतलब मेरी लागत कितनी लग गई, सपोज दैट मेरी लागत लग गई बनाने में, बेचने में सब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आ गया। अब मैंने उस चीज को 1,50,000 में, अब इस 1,50,000 में मैंने सेल की 1,80,000 की। अब 1,50,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट लग गई, जिसमें मैंने बेचा 1,80,000 का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30,000 का। या तो आप कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ के सेल निकाल लें, और या फिर आप सेल से कॉस्ट को घटा करके प्रॉफिट निकाल लें, दोनों ही तरीके से प्रॉफिट असरटेन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। कभी कभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इस प्रोफार्मा ना क्लियर होने की वजह से क्वेश्चंस मेरे नहीं लग पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आई होप आपको प्रोफार्मा क्लियर हो गया है। क्वेश्चंस आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है प्रॉफिट ही निकालना कॉस्ट शीट का कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है to help in managerial decision। तीसरा आपका है to control the inventory system। चौथा है all of these। की तीनों है। सर अभी तो आपने कॉस्ट शीट आपने जब बनाई थी तो उसमें नेट प्रॉफिट को आपने निकाला था, बिल्कुल निकाला था, लेकिन केवल प्रॉफिट को नहीं निकाला था मैंने क्या किया था, उसमें सारी कॉस्ट को असरटेन करके उसके बाद उसको मैंने टोटल कॉस्ट के साथ सेल करके तब मैंने प्रॉफिट को असरटेन किया था। लेकिन केवल प्रॉफिट निकालना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं मैनेजरियल डिसीजन पे। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे काम करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो मेरी प्रीवियस चीज पे, यानी कि केवल नेट प्रॉफिट पे काम करती है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए काम करती है। आप लोगों ने अकाउंट्स भी बनाए होंगे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे आपने बनाए होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर।
किसमें बनाए होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मगर इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो कॉस्ट शीट। क्यों बना रहे हो, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट के साथ साथ उसकी कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरी चीज डिफरेंस जो बेसिकली होता है कि कॉस्ट शीट जो है कोई जरूरी नहीं कि साल के आखिरी में ही बनाई जाए, ये आपकी एंड ऑफ द ईयर भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, किसी भी समय आप जो है कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन अभी आपने लगाया है प्रोफार्मे से, क्या प्रोफार्मे का कोई क्वेश्चन बनता है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि प्राइम कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 16,000 रुपए, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर, और लेबर की हमको वैल्यू को बताना है। अब प्राइम कॉस्ट 16,000 आपकी दी हुई है, आपका प्रोफार्मा क्या था, आप हेडिंग बनाते थे रॉ मटेरियल, उसमें आप लिखते थे वेजेस जिसको आप लेबर बोलते हो, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते थे ये सब लिखते थे। उसके बाद आपकी वैल्यू आती थी किस चीज की, प्राइम कॉस्ट की। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको डायरेक्टली क्या दे दिया, प्राइम कॉस्ट दे दी है, कितनी दे दी है, डायरेक्ट आपको दे दी है 16,000, और आपको क्या दे रखा है, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर, मटेरियल जो है लेबर का 60%। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर को मान लेंगे एक्स, क्योंकि ना हमको लेबर की वैल्यू पता है ना हमको मटेरियल की पता है। एक्स का 60% हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, प्राइम कॉस्ट मेरी कितनी है 16,000, किस चीज की, एक्स की, 60x अपॉन 100। अब 16,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 60x अपॉन 100। अब इसको आगे कैसे करेंगे, 16,000 इंटू 100 अपॉन 160x। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, x इधर आ जाएगा, तो x बराबर वैल्यू कितनी लेबर की निकल आएगी, वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो जो लेबर की वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 10,000। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको फिर से मैं बता दूं कि हम लोग जब रॉ मटेरियल का बनाते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड का बनाते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हिसाब से ही ट्रीट करके हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल बनाया, आपने फैक्ट्री ओवरहेड का बनाया, आपने सेलिंग का बनाया, आपने इधर ऑफिस का बनाया, तो ये चार जो आपके हेड हैं, इन चारों हेड के अंदर जो भी एक्सपेंसेस ट्रीट होते हैं उनको आप अगर इंडिविजुअली कलेक्ट कर लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे, और इन्हीं से हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को असरटेन कर लेते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके कारण हम कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन, सर एलिमेंट्स कितने होते हैं बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड होता है। उसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, कैसे बाइफरकेट कर सकते हो, उसी से कॉस्ट शीट ओरिजिनेट होती है। जैसे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के सर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। ये मटेरियल में आपका आ गया। रॉ मटेरियल के क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जितने भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं मैंने बताया वो सब ऐड होते हैं, जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं मैंने बताया लेस होते हैं। ये सारे, ये रॉ मटेरियल वाले हेड में जाता है, ये आपका फैक्ट्री के हेड में जाता है, ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के हेड में जाता है। दूसरा लेबर, सर लेबर आपने कहा बताया, लेबर मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर सर कौन से होते हैं, डायरेक्ट लेबर रॉ मटेरियल के हेड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रॉ मटेरियल के। इनडायरेक्ट लेबर सर कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं आपके फैक्ट्री के ओवरहेड में, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। तीसरा आपको मैंने एलिमेंट्स क्या बताया, तीसरा एलिमेंट जो मैंने बताया वो बताया आपको ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब जो भी उसके ऊपर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ओवरहेड में कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ओवरहेड में एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, एक हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में, एक हो रहा है आपके ऑफिस ओवरहेड में, एक आपके हो रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो ये सारे के सारे आपके टोटल जो एक्सपेंसेस है वो इन ओवरहेड्स के होकर के गुजरते हैं, जिससे हमको क्या आइडेंटिफाइड हो जाती है, टोटल कॉस्ट।
तो बेसिकली मेरा जो कॉस्ट शीट का मोटो था वो यही था कि कॉस्ट शीट के अंतर्गत हम टोटल कॉस्ट के साथ साथ उसकी पर यूनिट को